हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में आवर्तबीजी जो प्लांट हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, निषेचन की बात करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। देखिए, बात करें सबसे पहले परिभाषा की कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो परिभाषा देखें इसकी तो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? संलयन की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यानी नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, ठीक है, और उस संलयन से फिर युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। देखिए, सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1884, ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 के अंदर एक लिलियम पादप में खोज की। फर्टिलाइजेशन की स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में लिलियम पादप के अंदर खोज की, आवर्तबीजी पादपों के अंदर इसकी खोज की। देखिए, आवर्तबीजी प्लांटों के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। ध्यान रहे, हम आवर्तबीजी प्लांटों की बात कर रहे हैं और आवर्तबीजी प्लांटों में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है या द्विनिषेचन पाया जाता है। एवं इसके अंदर त्रिसंलयन की क्रिया भी होती है, त्रिसंलयन की क्रिया भी होती है। आगे इस टॉपिक के अंदर हम दोनों की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन प्लांट में, आवर्तबीजी पौधों में मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन है वो निम्न चरणों के अंदर संपन्न होता है। कौन कौन से चरण हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नली का निर्माण, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन को मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के अंदर समझते हैं। पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नली का निर्माण, ठीक है। दूसरा जो चरण होगा पराग नली की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की वृद्धि। तीसरा जो चरण होगा हमारे पास में पराग नली का बीजांड में प्रवेश, और नंबर 4 पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। ध्यान रखना, यहाँ बीजांड में प्रवेश है, भ्रूण कोश में प्रवेश। और लास्ट जो प्रोसेस होगी, प्रवेश के बाद में कौन सी क्रिया संपन्न होगी? फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है। और निषेचन के अंदर द्विनिषेचन को देखेंगे एवं त्रिसंलयन को हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर? यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया मोस्टली आवर्तबीजी प्लांट्स के अंदर है, वो इन 4 चरणों में कंप्लीट होती है। पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नली का निर्माण। नंबर 2, पराग नली की वृद्धि, पराग नली का बीजांड में प्रवेश और परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश और फिर द्विनिषेचन और
त्रिशल्यन की प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नली का निर्माण। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास में मादा जननांग जायांग है। ठीक है, इसमें बीजांड होते हैं। ये इसके अंदर भ्रूण कोश होता है। इसके स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं पहले, देखिएगा ये बीजांड है। ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्तिका है। ये हमारे पास में वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले परागकण होता है, परागण के बाद में यहाँ पर पहुँचता है। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। इस स्थिति में परागकण कैसा होगा हमारा? इस स्थिति में परागकण होगा द्विकोशिकीय, यानी इसमें एक बड़ी कोशिका जो कायक कोशिका होगी और एक छोटी कोशिका जो क्या होगी? जनन कोशिका होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास में परागकण पहुँचता है। अब वर्तिकाग्र पर पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक जिसके अंदर वसा होती हैं, लिपिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, शर्कराएँ होती हैं, शर्करा होती हैं, जल होता है हमारे पास में, यानी आदि पोषक पदार्थ होते हैं। बोरिक एसिड भी होता है। ठीक है, ये पोषक पदार्थ इस पर उपस्थित होते हैं जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होंगी। ठीक है, अब पराग कण के अंदर जो अंत्यचोल है, इस पराग कण का जो अंत्यचोल है जनन छिद्र के द्वारा अतिवृद्धि करके और एक नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, एक नलिका का निर्माण करता है। इस नलिका को क्या कहेंगे? पराग नली। ठीक है, पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब कहेंगे। देखें, अंत्यचोल जनन छिद्र से, बाह्यचोल में जो जनन छिद्र होते हैं उनसे अतिवृद्धि करके एक नलिका का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं पराग नली। ठीक है, इसको बोलते हैं पराग नली। ठीक है, देखिए सामान्यतः हम बात करें, सामान्यतः एक पराग कण का जब अंकुरण होता है, ये अंकुरण हो चुका है, तो अंकुरण में एक पराग नली बनती है। एक ही क्या बनती है? पराग नली बनती है। ऐसे जो पराग कण हैं जिनमें पराग नली एक ही बनती है उसको बोलते हैं एक नलिकीय परागकण। एक नलिकीय परागकण। ऐसे परागकणों को क्या कहेंगे? एक नलिकीय परागकण, जो अधिकांश पादपों में, अधिकांश पादपों के अंदर जो है हमारे पास में इसी प्रकार के परागकण होते हैं। जबकि कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक पराग नली बनती हैं। ऐसे परागकणों को कहते हैं बहुनलिकीय परागकण। बहुनलिकीय परागकण, जैसे मोस्टली मालवेसी एवं कुकुरबिटेसी कुल के पादप जो होते हैं उनके अंदर बहुनलिकीय परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंकुरण होता है और पराग नली का निर्माण होता है। इस प्रकार से परागकण का अंकुरण हो गया, पराग नली का निर्माण हो गया।
ठीक है। अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है, ठीक है, देखेगा। दूसरा चरण है पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि। देखिए, पराग नलिका की वृद्धि की बात करें नंबर 2, तो इस वर्तिका के अंदर जो ये सक्रिय नलिका है, इसके अंदर पराग नली की जो वृद्धि है, इस पराग नली की वृद्धि को नियंत्रित करता है जो बीजांड के अंदर, बीजांड से के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं। उन रासायनिक पदार्थों के कारण इसकी वृद्धि है वो बीजांड की ओर होती है, यानी कि पराग नली की वृद्धि रसायनानुवर्ती होती है, रसायनानुवर्ती होती है, यानी इसमें रसायन अनुवर्तन पाया जाता है। उसी पदार्थों के कारण ये बीजांड की ओर गति करती है। देखिए, सामान्यतः जो वर्तिका है, वर्तिका, ठीक है, ये ठोस होती है, ठीक है, यानी इसके अंदर बिल्कुल पैक होती है ये इस प्रकार से। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो वर्तिका की ये जो उत्तक की जो ये कोशिकाएं हैं, वर्तिका में जो ये उत्तक है इसकी कोशिकाएं हैं, एक विशिष्ट एंजाइम स्रावित करती हैं, पैक्टिनेज, ठीक है, ये पैक्टिनेज एंजाइम स्रावित करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रास्ता बनता रहता है आगे की ओर, ये गलती है, ठीक है, ये कोशिकाएं यहाँ से पिघलने लगती हैं या गलने लगती हैं, जिसके कारण एक रास्ता बनने लगता है और ये वर्तिका के अंदर ये पराग नली है आगे की ओर क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो वर्तिका है इसके अंदर एक सक्रिय नलिका होती है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है इसमें, ठीक है, तरल होता है इस नलिका के अंदर। उस भाग से क्या करती है, वर्तिका के अंदर पराग नली वृद्धि करती है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि पराग नली है, इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं, इन अंतराकोशिकीय अवकाशों के माध्यम से, ठीक है, यानी कि यहाँ जहाँ पे जो है रिक्त स्थान है उनके बीच में से घूमती हुई ये बीजांड की ओर क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो इस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि जो है वर्तिका के अंदर होती है, ठीक है। अब नंबर 3 हम बात कर लें, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश, ठीक है, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश हम देखें। देखो बेटा, यहाँ देखिए, ये पराग नली वृद्धि करके और ये बीजांड तक पहुँचती है, इस प्रकार से बीजांड तक पहुँचती है। अब बीजांड के पास पहुँचने के बाद में ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी और बीजांड में मुख्य रूप से 3 भागों से, बीजांड के अंदर पराग नली मुख्य रूप से 3 भागों से प्रवेश करती है। ये है अंडद्वारी प्रवेश, इसको हम पोरोगैमी कहते हैं, पोरोगैमी, ठीक है। अगर ये इधर से अंडद्वार की ओर से प्रवेश कर रही है तो उसको बोलेंगे अंडद्वारी प्रवेश, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, अंडद्वारी प्रवेश। जैसे कि एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास में बीजांड है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, बीजांड है।
ये बीजांड है, इसमें ये भ्रूणकोश है। ये हमारे पास में एंटीपोडल सेल्स है, ये अंड द्वार है इसका, या बीजांड द्वार कह सकते हैं। ठीक है, अगर पराग नली बीजांड में इस भाग से प्रवेश कर रही है, ठीक है, बीजांड द्वार वाले भाग से प्रवेश करती है तो इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश या अंड द्वारी प्रवेश या पोरोगैमी। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो अधिकांश पादपों में यानी अधिकतर जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार से प्रवेश होता है, अंड द्वारी प्रवेश होता है या पोरोगैमी पादप पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रवेश हम बात करें तो निभागीय प्रवेश, इसको चैलेजोगैमी भी कहते हैं, चैलेजोगैमी। ठीक है, इसकी हम बात करें तो जो प्लांट का निभागीय भाग होता है, निभाग, ठीक है, बीजांड का जो निभागीय भाग होता है ठीक है, ये हमारे पास में भ्रूणकोश है, ये निभाग वाला भाग होता है। ठीक है, जस्ट अंड द्वार से विपरीत दिशा के अंदर निभाग होता है। तो इस निभाग वाले भाग से अगर प्रवेश करती है पराग नली, अगर निभाग वाले भाग से प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, ये पराग नली है, पराग नली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम निभागीय प्रवेश। ठीक है, बीजांड में किधर से प्रवेश कर रही है, ये निभाग से प्रवेश कर रही है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में तो कैजुराइना है, कैजुराइना, ठीक है, इसके अलावा जैसे बिटुला है। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, निभागीय प्रवेश होता है बीजांड के अंदर। ठीक है, थर्ड हम बात करें इसकी, अध्यावरणी प्रवेश, या इसको हम बोल सकते हैं मध्य भागीय प्रवेश। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीजोगैमी बोलते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार का प्रवेश होता है ये जो हमारे पास में बीजांड है, इस बीजांड के अंदर ये बीजांड है, इसका ये अध्यावरण है, ये जो भाग है यहाँ पर ये अध्यावरण होता है और ये मध्य भाग भी कहलाता है। ठीक है, अगर पराग नली हमारे पास में इस भाग से प्रवेश करती है, इस अध्यावरणी भाग से प्रवेश करती है, इस भाग से प्रवेश करती है, अध्यावरण से या इसके मध्य भाग से प्रवेश करती है, तो इसको हम बोलते हैं मध्य भागीय प्रवेश या अध्यावरणी प्रवेश। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कुकुरबिटेसी कुल या कुकुरबिटा कुल के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मध्य भागीय अध्यावरणीय प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करें पराग नली का बीजांड में प्रवेश कितने भागों से हो रहा है, 3 भागों से, अंडद्वारी प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणी प्रवेश। ठीक है, अब हम चौथे चरण की बात करें। ठीक है, चौथे चरण की बात करें फर्टिलाइजेशन में तो नंबर 4 हम बात कर रहे हैं पराग नली का
भ्रूणकोश में प्रवेश। देखिए यहाँ पर मैं भ्रूणकोश के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये भ्रूणकोश है हमारे पास में, ये हमारे पास में भ्रूणकोश की सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास में यहाँ पर एक अंड कोशिका होती है, ठीक है। दोनों साइडों में हमारे पास में इसमें कौन सी कोशिका होती है? सहायक कोशिकाएं। ये दोनों तो हमारी सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक सेल, ठीक है। ये हमारे पास में अंड कोशिका, और ये बीच में जो सबसे बड़ी होती है ये द्वितीयक केंद्रीय कोशिका होती है या द्विध्रुविक कोशिका होती है। द्वितीयक केंद्रीय कोशिका होती है जो दो केंद्रक है, गुणित केंद्रक आपस में मिलकर एक द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं, वो द्वितीयक केंद्रीय कोशिका है, द्वितीयक केंद्रीय कोशिका। और ऊपर जो है हमारे पास में 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है। इस प्रकार से ये 3 कोशिकाएं होती हैं, ये कहलाती है एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। इनके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। देखिए अब बात करते हैं बीजांड में प्रवेश के बाद में परागनली सदैव, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, परागनली सदैव भ्रूणकोश में जो अंड उपकरण होता है, ठीक है, इन तीनों के समूह को अंड उपकरण कहते हैं, अंड उपकरण वाले भाग से ही प्रवेश करती है। ध्यान दें, बीजांड में प्रवेश के बाद परागनली भ्रूणकोश में जब प्रवेश करती है तो भ्रूणकोश में सदैव परागनली का प्रवेश किधर से होता है? अंड उपकरण की ओर से होता है। अंडोपकरण की ओर से होता है, ठीक है। अब देखें परागनली जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी तो देखें इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। परागनली या तो एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच में से, ज़्यादातर यहीं से प्रवेश करती है, ठीक है। परागनली एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के मध्य से, ठीक है। या फिर दोनों सहायक कोशिकाएं, कई कुछ कंडीशन में क्या होता है, अंड कोशिका ठीक इसके ऊपर होती है, दोनों सहायक कोशिकाएं एक जगह सटी हुई होती हैं, तो इनके बीच में से प्रवेश करता है, ठीक है। या तीसरी कंडीशन, परागनली कई बार एक साइड की सहायक कोशिका को भेद कर प्रवेश करती है, ठीक है। जैसे ही प्रवेश करेगी उससे पहले एक सहायक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और प्रवेश करने के तुरंत बाद दूसरी कोशिका भी क्या हो जाती है, यहाँ पर नष्ट हो जाती है। और ये फिलीफॉर्म जो चूसक भाग होते हैं उसका निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। और ये जीवद्रव्य के अंदर, भ्रूणकोश के जीवद्रव्य के अंदर घुल जाती हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए परागनली है, परागनली के अंदर अब जो लास्ट हमारा चरण था फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हमारे पास में स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए परागनली के अंदर जो शीर्ष भाग है, वो शीर्ष भाग जैसे इसमें प्रवेश करेंगे परागनली, ये शीर्ष भाग यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, शीर्ष भाग टूट जाएगा। और परागनली के अंदर, ठीक है, परागनली के अंदर जो नरयुग्मक हैं, मैंने आपको पीछे लेक्चर्स के अंदर बताया था कि परागनली में जो जनन कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन से समसूत्री विभाजन से, क्योंकि पहले ऑलरेडी अगुणित होती है इसलिए समसूत्री विभाजन से 2 गुणित नरयुग्मक बनाती है, नरयुग्मक, ठीक है। तो ये नरयुग्मक जैसे ही ये आगे से छिद्रित होगी, टूटेगी, ये दोनों नरयुग्मक किसमें, परागकोश में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मुक्त होंगे अब आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें से एक केंद्रक है, नरयुग्मक है, एक नरयुग्मक है, वो हमारे पास में सबसे पहले इस अंड कोशिका के इस अगुणित केंद्रक के साथ में संलित होगा। यानी कि ये नरयुग्मक
अंड कोशिका, मतलब इसको बोलेंगे हम मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक। इस मादा युग्मक के साथ में क्या होगा, फ्यूजन होगा इसका, और नर युग्मक और मादा युग्मकों के सलियन को ही क्या कह रहे हैं, निषेचन कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक नर युग्मक इस अंड कोशिका को फर्टिलेट कर देगा। इस प्रकार के निषेचन को हम प्रथम निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, समझना यहाँ पर, इस निषेचन को हम कहेंगे प्रथम निषेचन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, प्रथम निषेचन किसके साथ होता है, अंड कोशिका के साथ में। इसको हम वास्तविक निषेचन भी कहते हैं, वास्तविक निषेचन भी कहते हैं। और इस वास्तविक निषेचन से मोस्टली जो द्विगुणित कोशिका बनती है वो बनती है युग्मनज, और इस युग्मनज से बनता है मोस्टली भ्रूण, ठीक है। तो भ्रूण का निर्माण किससे हो गया, भ्रूण का निर्माण प्रथम निषेचन से बना युग्मनज है, उस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी प्रथम निषेचन हो गया। अब हमारे पास में भी एक और क्या बच रहा है, दूसरा नर युग्मक बच रहा है। ये दूसरा नर युग्मक है, ये मोस्टली इस द्वितीयक केंद्रक के साथ में सल्लित हो जाएगा, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक के साथ में सल्लित हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही द्वितीयक केंद्रक के साथ में फ्यूजन हुआ इसका, ये निषेचन कौन सा हो गया, द्वितीयक निषेचन या दूसरा निषेचन, द्वितीय निषेचन या दूसरा निषेचन, ठीक है। इसको हम आभासी निषेचन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले से द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित केंद्रक था, एक अगुणित नर युग्मक का केंद्रक यहाँ पर आकर मिल गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गई त्रिगुणित, ठीक है, त्रिगुणित। और इस प्रकार से 3 जो अगुणित केंद्रकों के मिलने की प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं त्रिसल्यन, ठीक है। यहाँ पर हो गया त्रिसल्यन, ठीक है, और इसको बोलते हैं द्वितीयक निषेचन। त्रिसल्यन या द्वितीयक निषेचन से जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनता है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणकोश नहीं, भ्रूणपोष, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है, ये नष्ट हो जाती हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष आवर्तबीजी पौधों में बना, ये होता है त्रिगुणित। कैसा भ्रूणपोष होता है ये, त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष, ठीक है, त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है। यानी कि ये 2 बार निषेचन होता है आवर्तबीजी पौधों में। एक बार प्रथम निषेचन जो अंड कोशिका के साथ में होगा एक नर युग्मक से, जो तो भ्रूण बनाएगा। दूसरा निषेचन द्वितीयक केंद्रीय कोशिका के केंद्रक, जो द्वितीयक केंद्रक है उसके साथ होगा, उसमें त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनेगी, भ्रूणपोष, ठीक है। इसको बोलेंगे दूसरा निषेचन या द्वितीय निषेचन। इस प्रकार से 2 बार निषेचन होता है, इसी को कहते हैं द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस 3 अगुणित केंद्रकों के सलियन की क्रिया को हम कहेंगे त्रिगुणित, द्विनिषेचन एवं त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनेगी। इस प्रकार से हमारे पास में आवर्तबीजी पौधों में फर्टिलाइजेशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विव निषेचन और त्रिसलियन की क्रिया संपन्न होती है निषेचन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं भ्रूणपोष की, एंडोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है, किस प्रकार का एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, और उनके अंदर उसका क्या कार्य है, मोस्टली एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।